उसे ये याद आया कि इसी फ्लोर पर रहने वाली एक महिला ने उसे जुई के घर के बाहर खड़े देख लिया था। यानी कि अब एक और मुसीबत को आने से कोई नहीं रोक सकता था। लक्ष्य ने अब अपने आप को शांत किया, अपने को समेटा, अपनी भावनाओं को काबू में किया और सोचा कि अगर बचना है तो खुद ही इस घटना की जानकारी पुलिस को देनी होगी। अगर यहाँ से भागा तो उसे ही इस हत्या के जुर्म में अंदर कर दिया जाएगा। ये विचार आते ही अब वो सबसे पहले घर से बाहर निकला और जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज हेल्प, कोई है, प्लीज बाहर आइए, देखिए यहाँ क्या हो गया है, प्लीज हेल्प। कुछ ही सेकंड में उस फ्लोर में रहने वाले, खास तौर पर जुई के फ्लैट के पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ गए थे। लक्ष्य ने उन सभी को अंदर की हालत की जानकारी दी। ये सुन सभी जुई के फ्लैट के बेडरूम में भागे और जुई की लाश देख सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थी। सभी ने लक्ष्य से पूछा कि आप कौन हैं और ये सब कैसे हुआ। इस पर लक्ष्य ने उन सबसे कहा, मैं जुई का दोस्त हूँ, मेरा नाम लक्ष्य है। आज मैं ऐसे ही उनसे मिलने चला आया। आने से पहले उन्हें कई बार फोन कॉल भी किया पर फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। सो मुझे फिक्र हुई कि जुई फोन क्यों नहीं उठा रही है। सो यहाँ आ गया। आकर देखा तो वो इस हालत में थी। यहाँ लक्ष्य ने एक झूठ कहा था कि वो जुई की फिक्र में यहाँ आया था। वो तो किसी और मकसद से यहाँ आया था जो अब कभी पूरा नहीं होगा। वहाँ मौजूद 9 लोगों में से एक इंद्रनील मजुमदार ने अपने फोन से पुलिस को इस घटना की इत्तला दी और फौरन आने के लिए कहा। शायद मर्डर ही एक ऐसी घटना है जो पुलिस को भी तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है। सिर्फ 15 मिनट में पुलिस वहाँ आ चुकी थी। पुलिस टीम में 5 लोग थे, लेकिन जो सीनियर इंस्पेक्टर टीम को लीड कर रहे थे उनका व्यक्तित्व इतना रोबीला था कि बिना वर्दी भी उन्हें देख कोई भी डर जाए। पुलिस टीम जैसे ही फ्लैट में दाखिल हुई, पुलिस वालों की चौकन्नी निगाहें यहाँ वहाँ देखने लगी। पुलिस अंदर थी, लोग बाहर खड़े थे। अब 9 की जगह 20-30 लोग जमा हो गए थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। लक्ष्य ने महसूस किया कि कई निगाहें उसे घूर रही थी, मानो वही दोषी था इस सबका। तभी एक हवलदार अंदर से बाहर आया और बोला, 3 से 4 लोग अंदर आइए, साहब को कुछ जानकारी चाहिए। हवलदार के आदेश पर 4 लोग, 2 महिला और 2 पुरुष फ्लैट के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद लक्ष्य को लगा कि उसे भी अंदर जाना चाहिए। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो डर काहे का। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम शांतनु सान्याल था, उन्होंने कमरे में ही सिगरेट सुलगा ली थी। अब कमरे में धुआं उठ रहा था, सब खामोश थे। 3 हवलदार जुई के घर के कोने कोने की तलाशी ले रहे थे। शांतनु ने जमा लोगों से पूछा, क्या नाम था इस लेडी का? कई लोगों ने एक साथ कहा, जुई बैनर्जी। शांतनु अपनी रौबदार आवाज से बोले, एक आदमी जवाब दो प्लीज, और कौन रहता है यहाँ? अब जुई के ठीक बगल में रहने वाली मधुमिता दास बोलने लगी, सर वो अकेली रहती थी यहाँ। एक्चुअली वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी। उसका एक छोटा बच्चा भी है जो अभी अपनी नानी यानी कि जुई की मम्मी के यहाँ गया है। उसकी मम्मी भी कोलकाता में ही रहती है, उसके बड़े भाई के साथ। अपनी सिगरेट खत्म कर शांतनु ने पूछा, अच्छा सबसे पहले किसने विटनेस किया क्राइम सीन? उनका यह पूछना था कि सभी ने लक्ष्य की तरफ इशारा किया। लक्ष्य सबसे पीछे खड़ा था, शांत और उदास। अब वो सबसे आगे आ गया, जी सर मैंने सबसे पहले देखा था और सभी को इन्फॉर्म किया था। ये सुन शांतनु बोले, तू कैसे जानता था जुई को? ये सुन लक्ष्य की जुबान लड़खड़ा गई, पर उसने तुरंत अपने को संभाला और बोला, सर वो मेरी अच्छी दोस्त थी। ये सुन शांतनु ने व्यंग्य किया, हाँ जब औरत अकेली होती है तो कई मर्द उसके दोस्त होते हैं। उसकी इस बात पर कमरे में मौजूद सभी लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पर लक्ष्य ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब शांतनु उसके करीब आए और बोले, क्या नाम है तेरा? लक्ष्य ने अपना नाम बताया। फिर शांतनु बोले, अपना डिटेल बयान चैटर्जी को दे दे और जब भी बुलाओ तो पुलिस स्टेशन आ जाना, शहर के बाहर फिलहाल मत जाना। चैटर्जी सभी लोगों के बयान डिटेल में ले लो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाने दो, पूरे घर के फोटो ले लो, वीडियो भी बना लो, और हाँ इसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो, बताना तो पड़ेगा क्या बीतेगी ऊपर। सभी पुलिस वाले अपने काम में लगे थे। शांतनु को अब एक मीटिंग के लिए जाना था, सो उन्होंने जाते जाते लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुझे यकीन है तुझसे फिर मुलाकात होगी, और वो वहां से चले गए। लगभग 3 घंटे तक जुई की बिल्डिंग में रहने के बाद पुलिस को सब जानकारी देकर अब लक्ष्य एक बार फिर पैदल ही अपने घर चला जा रहा था। वो अब टूट चुका था। मुसीबतें इस देश की आबादी की तरह बढ़ती ही जा रही थी और उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। वो धीमे कदमों से जुई के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। वो बार बार जुई के कत्ल और कातिलों के बारे में सोच रहा था। कहीं उसी गैंग के लोगों ने तो ये नहीं किया जो उसे भी मारना चाहते थे? कहीं वही तो दोषी नहीं है जुई की हत्या का? ये सब विचार उसे परेशान कर रहे थे कि चलते चलते उसने महसूस किया कि उसके घर से जुई के घर तक जाने में उसने 2 टोल प्लाजा को क्रॉस किया था और टोल प्लाजा पर हमेशा सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। तो अगर उसे ये साबित करना पड़ा कि जब जुई का कत्ल हुआ था तब वो वहां मौजूद ही नहीं था, तो वो आसानी से इन सीसीटीवी की मदद से कर सकता था। जैसे ही उसे ये ख्याल आया तो उसने राहत की सांस ली। वो अब थोड़ा तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। मानसून बंगाल में ही नहीं तो पूरे देश में दस्तक दे चुका था। आज सुबह से ही कोलकाता में जबरदस्त बारिश हो रही थी। लक्ष्य आज घर से निकलना नहीं चाहता था। वैसे भी वो अंदर से इतना मायूस हो गया था कि कुछ भी करने का उसका दिल नहीं था। सुबह से बस चाय ही पिए जा रहा था। अभी भी उसके हाथ में चाय से भरा ग्लास था और वो बाहर गिरती हुई बारिश को देख रहा था। तभी उसे अपने टिहरी गांव की बारिश याद आ गई। जब भी गांव में बारिश होती थी तो उसके दादाजी और मम्मी पापा सभी साथ बैठकर चाय और समोसे का लुत्फ लिया करते थे।
मस्ती मजाक किया करते थे। उसकी मम्मी क्या स्वादिष्ट चाय और समोसे बनाया करती थी। ये याद आते ही लक्ष्य की आंखों से आंसू टपकने लगे। जब इंसान बहुत दुखी होता है, अंदर से आहत होता है, ऐसे में कुछ भी उसे रुला सकता है। लक्ष्य आज किसी से लिपटकर जोर जोर से रोना चाहता था। वो सोच रहा था कि क्या किस्मत है मेरी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके सीने से लिपटकर अपना दुख साझा कर सकूं। उसकी आंखें लाल हो गई थी, ग्लास की चाय भी ठंडी हो चुकी थी। ऐसा कभी होता था कि लक्ष्य चाय पिए बिना वो ठंडी हो जाए। बारिश अपनी रफ्तार को बढ़ा चुकी थी। ऐसी बारिश में लक्ष्य के दरवाजे पर एक दस्तक हुई थी। लक्ष्य को हैरानी हुई और मन ही मन बोला, साला ऐसी बारिश में कौन आ गया। उसने ना चाहते हुए भी दरवाजा खोला तो सामने उसके घर के मालिक रतन जी खड़े थे। वो तुरंत घर में घुस गए और अपना छाता बंद कर दरवाजे के पीछे रखते हुए बोले, क्या बे, तेरा शक्ल क्यों लटका हुआ है। आज लक्ष्य अंदर तक भरा हुआ था, भावुक था, उदास था। सामने रतन जी को देख उनसे लिपट गया और बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। रतन जी ने भी दुनिया देखी थी। वो भी ये जानते थे कि इस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं था, तो उन्होंने भी लक्ष्य को नहीं हटाया और रोने दिया। सोचा कि निकाल लेने दो दिल का गुबार। कुछ देर बाद लक्ष्य खुद अपने को संभाल रतन जी से अलग हो बोला, सर कल आप कहाँ गए थे। मैं आपके घर गया था। रतन जी ने कुछ नहीं कहा। वो लक्ष्य के करीब गए, उसकी दोनों बाहों को पकड़ा, उसकी आंखों में देख बोले, बेटा क्या बात है, आज तू इतना उदास क्यों है, रो क्यों रहा था, बता। लक्ष्य कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आप बैठिए तो सही, सब बताता हूँ। पहले आपके लिए चाय लाता हूँ, तैयार है। इस बारिश में अदरक की चाय का मजा ही कुछ और है। लक्ष्य और रतन जी अपने हाथों में चाय का ग्लास लिए बैठ चुके थे। अब लक्ष्य ने रतन जी को सब कुछ बता दिया था, जूही के बारे में, उसके साथ बिताई उस एक रात के बारे में, उसके मर्डर के बारे में और उस गैंग के बारे में भी जो एक दिन पहले उसके घर घुस आए थे। लक्ष्य की सब बात ध्यान से सुन रतन जी बोले, अच्छा तो ये सब हुआ, इसलिए तू आज उदास है इतना। अच्छा, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। बेचारा जूही, कौन मारा होगा उसको। पता नहीं सर, क्या उस गैंग के लोग ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्य ने जवाब दिया। अब रतन जी बोले, क्यों नहीं कर सकते, सारा गुंडा लोग तो कुछ भी कर सकता है। पर तुम बोकाचोदा क्यों गया था कल जूही का घर, हमको तुम्हारा फिक्र है, सारा पुलिस कहीं तुमको ना फंसा दे। लक्ष्य ने रतन जी को जवाब दिया, सर फिलहाल मुझे पुलिस का डर नहीं है। डर है तो ये सालों का है जो मुझे रुस्तम भाई को मारने के लिए कह रहे हैं और गन भी दे गए हैं। प्लीज सर हेल्प मी। रतन जी का कोई बच्चा नहीं था, वो लक्ष्य को अपने बेटे की तरह ही मानते थे। वो लक्ष्य की बात पर बोले, ओ ये प्लीज क्या है बे, यू आर लाइक माई सन, हम तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तू फिक्र मत कर। अब देख हम क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम जाकर रुस्तम भाई से मिलता हूँ और उसको इस गैंग के बारे में सब बताता हूँ और तेरा हेल्प करने के लिए कहता हूँ। लक्ष्य ने उन्हें जवाब दिया, हाँ सर ये ठीक रहेगा, मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, आप कॉल कीजिए और उनसे बोलिए कि मैं लक्ष्य का दोस्त बोल रहा हूँ, वो एक मुसीबत में फंस गया है और आपसे मिलना चाहता हूँ। पर सर ये सब आपको बहुत सावधानी से करना होगा, उन गुंडों की आप पर भी नजर रहेगी क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। लक्ष्य की बात ध्यान से सुन रतन जी बोले, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा और तू फिक्र मत कर, रुस्तम भाई के पास मैं कब जाऊंगा ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। लक्ष्य ने आगे कहा, और हाँ सर भूल कर भी अपने नंबर से रुस्तम भाई को कॉल मत करना, एक नए नंबर से उन्हें कॉल करना और भेस बदल कर ही उनसे मिलने जाना। होठों पर मुस्कान बिखेर रतन जी बोले, ओ बाबा अब तेरे लिए हमको औरत भी बनना पड़ेगा। ये सुन लक्ष्य भी हंसने लगा। माहौल अब हल्का हो चुका था। जिंदगी की खूबसूरती यही है कि उदासी के बाद खुशी भी आती है। लक्ष्य को हंसता देख रतन जी उससे बोले, चल लक्ष्य हो जा तैयार, कपड़ा पहन ले, बाहर चलते हैं लंच के लिए। तेरा आंटी आया नहीं है अभी गांव से, बहुत भूख लग रहा है। ये सुन लक्ष्य ने कहा, अरे सर बारिश तो देखिए कितनी तेज हो रही है। रतन जी ने गुस्से से लक्ष्य को जवाब दिया, ओए बोकाचोदा ये बारिश हमको हमारा खाना खाने से नहीं रोक सकता, तू रेडी हो जा, हम ऑटो बुलाता है। लक्ष्य रतन जी को मना नहीं कर सकता था। वो जैसे ही कपड़े बदलने आगे बढ़ा उसका फोन बज उठा। वो देखा कि किसी लैंडलाइन से कॉल आया था। उसने कॉल रिसीव किया और हेलो कहा तो सामने से आवाज आई, लक्ष्य मैं सब इंस्पेक्टर चैटर्जी बोल रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी टाउन हॉल पुलिस स्टेशन आ जाओ, कहीं भागने की कोशिश मत करना, जूही मर्डर केस में तुमसे जरूरी बात करना है, फटाफट निकलो। दोस्तों लक्ष्य को जूही के मर्डर केस में पुलिस स्टेशन बुलाया है, तो अब आगे क्या होगा, क्या उसे ही दोषी करार दिया जाएगा, वो कैसे रतन जी को रुस्तम जी से मिलने भेजेगा, जूही का कातिल आखिर कौन था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सवालों के जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें डॉक्टर बॉडीगार्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।